हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग लेक्चर नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बेड शोर। बेड शोर क्या होता है, इसका साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। आज देखेंगे बेड शोर क्या होता है, इसके काउज, साइन, सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। लंबी अवधि तक शैय्याग्रस्त रहने पर कुछ उत्तक क्षेत्रों पर दबाव पड़ता है। जब कोई पेशेंट जो है लंबी अवधि तक महीने, 2 महीने, 3 महीने तक जो है बीमार रहता है, तो वो बेड पर यदि वो पेशेंट पड़ा हुआ है बहुत दिन तक, तो उसके जो है बॉडी का जो टिश्यू है, जो भी सेल है, उस पर जो है प्रेशर पड़ता है। तो दबाव पड़ते रहने के फलस्वरूप वहाँ के रक्त परिवहन में कमी आ जाती है। जब पेशेंट का जो है बॉडी का कोई भी पार्ट्स, कोई भी टिश्यू जो है उस पर प्रेशर पड़ता है, तो वहाँ जो है प्रेशर पड़ने के कारण वहाँ ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ जाती है, जिससे उन उत्तकों का क्षय या नेक्रोसिस प्रारंभ हो जाता है। जिससे कि नेक्रोसिस प्रारंभ हो जाता है मतलब कि जहाँ ब्लड सर्कुलेशन की कमी होती है वहाँ जो है टिश्यू में जो है क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। उत्तकों का ऐसे क्षतिग्रस्त क्षेत्र शैय्यावरण या बिस्तरवरण कहलाता है। तो हमारा बेड शोर क्या होता है ना, जब कोई पेशेंट जो है लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक जो है बेड पे पड़ा रहता है, वो अपना पोजीशन खुद से चेंज नहीं कर पाता है, तो ऐसे पेशेंट को देखते होंगे उसके बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स जो है प्रेशर पड़ता है, जिस पार्ट्स पे बॉडी के, वहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है, वहाँ रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और वहाँ जो है वहाँ का जो लेयर है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, जिससे जो है वहाँ नेक्रोसिस प्रारंभ हो जाती है, टिश्यू का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, और उत्तकों का ऐसे क्षतिग्रस्त होना, और वहाँ जो भी पार्ट्स क्षतिग्रस्त होता है वहाँ के पार्ट्स को जो है शैय्यावरण या बिस्तरवरण कहलाता है। तो हमने देख लिया बेड शोर क्या होता है। अब हम देखेंगे बेड शोर के कारण। शैय्यावरण के कारण बेड शोर को जो हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि बेड शोर एक हो गया बेड शोर, दूसरा हो गया मेरा डेक्यूबिटस अल्सर, तीसरा हमारा हो जाता है प्रेशर शोर। ये तीनों जो है एक ही है, प्रेशर शोर, बेड शोर, डेक्यूबिटस अल्सर, तीनों का मतलब ही बेड शोर ही होता है, बिस्तरवरण या शैय्यावरण ही होता है। तो हम देखेंगे शैय्यावरण के कारण। निम्न कारणों से प्रेशर या दबाव बहुत देर तक एक ही स्थिति में लेटे रहना बहुत देर तक, मैंने भी बताया बहुत टाइम तक जब कोई पेशेंट एक ही पोजीशन में रहता है, एक ही पोजीशन में लेटे रहता है, वो खुद से अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है, तो उसके बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स पर जो है ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है, वहाँ रेडनेस हो जाता है, और जो है वहाँ का लेयर काफ़ी पतला हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को जो बेड शोर कहा जाता है। बेड शोर जो होने का कारण है कि वो एक ही स्थिति में लेटे रहना, बहुत देर तक पेशेंट को बेड पेन पर पड़े रहने देना, बहुत देर तक जो पेशेंट को बेड पेन पर पड़े रहने देना, उसका ना पोस्चर चेंज करना, ना पोजीशन चेंज करना, उसकी अच्छी तरीके से केयर नहीं करने के कारण जो है बेड शोर हो सकता है। बिस्तर का समरूप ना होना, बिस्तर का जो व्रिंकल फ्री ना होना, बिस्तर पर यदि व्रिंकल रह गया है तो भी बेड शोर हो सकता है। प्लास्टर का दबाव, प्लास्टर जो फ्रैक्चर की स्थिति में जो भी प्लास्टर किया जाता है, यदि उसका भी प्रेशर हमारे हाथ या पैर पर है तो वो भी बेड शोर होने का एक कारण होता है। आगे देखेंगे हम निम्न कारणों से घर्षण के कारण भी जो है बेड शोर होने की संभावना होती है, संभावना नहीं होती ही है घर्षण के कारण। रोगी के बिस्तर की चादर को लापरवाही से खींचना, जब भी कोई पेशेंट बहुत दिन से जो है बेड पे पड़ा हुआ है और हमने उसके चादर को लापरवाही से खींचा या फिर उससे जो बिना बताए खींच लिया, तो ये बेड शोर होने का एक कारण हो सकता है। बेड पेन को लापरवाही से हटाना, बेड पेन को जो लापरवाही से हटाना, जो है लापरवाही से खींच लेना, बेड शोर होने का कारण हो सकता है। पेशेंट को सामान्य असुविधा, पेशेंट का जो केयर नहीं करना, उसको जो सामान्य असुविधा प्रदान करना जो है बेड शोर का कारण हो सकता है। आगे हमारा निम्नलिखित कारणों से नमी, जब भी पेशेंट के बॉडी में जो भी कपड़ा है उसमें यदि नमी होगा या पेशेंट के बॉडी में नमी होगा तो भी जो है बेड शोर होने की संभावना हो सकती है। फर्स्ट है हमारा मल और मूत्र की निरंतरता, जब पेशेंट मल और मूत्र का जो एक्सक्रिएशन करता है वो कंटिन्यू करते रहता है तो उसका जो है बॉडी का कुछ पार्ट्स जो है
सूख नहीं पाता है, ड्राई नहीं हो पाता, तो भी बेड सोर होने की संभावना होती है। वो अच्छे तरीके से जो बॉडी को साफ़ नहीं करता है, पानी को नहीं पोंछता है, तो इसमें भी जो है बेड सोर होने की संभावना रहती है। रोगी को नम कपड़ों में छोड़ देना। पेशेंट को जब हम नम कपड़ों में छोड़ देते हैं, आधा भींगा हुआ कपड़ा में छोड़ देते हैं, तो जो है उसे बेड सोर हो सकता है। स्पंज करने के बाद पोंछने में अपर्याप्त सावधानी। जिस पेशेंट को हम नहला नहीं सकते हैं, यदि उस पेशेंट को हम स्पंज बाथ करवा रहे हैं, स्पंज बाथ दे रहे हैं, तो उस पेशेंट को जब हम पोंछते हैं तो उसमें जो है अच्छे तरीके से नहीं पोंछते हैं, उसमें अपर्याप्त सावधानी बरतने के कारण भी जो है बेड सोर होने की संभावना होती है। तो नमी के कारण भी जो बेड सोर हो सकता है। आगे हमारा शय्यावरण के रोगोन्मुख कारण। बेड सोर का हिंदी होता है शय्यावरण। शय्यावरण के रोगोन्मुख कारण। अचेत अथवा असहाय पेशेंट। अचेत अथवा असहाय पेशेंट, जो पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, कॉन्शियस अवस्था में नहीं होता है। असहाय पेशेंट, जो पेशेंट जो खुद से अपना पोस्चर चेंज नहीं कर सकता है, खुद से जो हाथ पैर हिला नहीं सकता है, ऐसे पेशेंट को असहाय पेशेंट बोला जाता है, या फिर पैरालाइज्ड पेशेंट। शय्यावरण के रोगोन्मुख कारण क्या होते हैं? जो पेशेंट रोगी अवस्था में, अचेत अवस्था में, अनकॉन्शियस अवस्था में हो, असहाय रोगी, जो व्यक्ति जो खुद से काम नहीं कर सकता है। आगे हमारा लकवाग्रस्त पेशेंट। लकवाग्रस्त पेशेंट में क्या होगा? जो पेशेंट पैरालाइज्ड हो, वो पेशेंट जो है हाथ में यदि उसका पैरालाइज्ड है, तो वो पेशेंट जो है हाथ से अपने कोई काम नहीं कर पाएगा। आत्मनियंत्रण विहीन पेशेंट। आगे हमारा पैरालाइज्ड पेशेंट, आत्मनियंत्रण विहीन पेशेंट। आत्मनियंत्रण, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। अत्यंत दुबले, अत्यंत मोटे अथवा अत्यंत वृद्ध व्यक्ति। अत्यंत दुबले, अत्यंत जो पतले व्यक्ति होते हैं, जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं। अत्यंत मोटे, मतलब बहुत मोटे व्यक्ति होते हैं, उसमें जो है प्रेशर सोर होने की ज़्यादा संभावना होती है। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति जो है, जो कि खुद से हाथ पैर नहीं हिला सकता है, खुद से जो अपना पोस्चर चेंज नहीं कर सकता है, खुद से उठकर आगे नहीं जा सकता है, ऐसे व्यक्ति जो है प्रेशर सोर के शिकार हो सकते हैं। तो रोगोन्मुख, शय्यावरण के रोगोन्मुख कारण था हमारा अनकॉन्शियस एवं असहाय पेशेंट, पैरालाइज्ड पेशेंट, आत्मनियंत्रण विहीन पेशेंट, अत्यंत दुबले, अत्यंत मोटे एवं अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, जो कि खुद से काम नहीं कर सकते। ज़्यादा पतले व्यक्ति रहेंगे, तो यदि वो बीमार रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो कमज़ोर रहेंगे। अत्यंत मोटे व्यक्ति, बहुत मोटे व्यक्ति, उसमें जो प्रेशर सोर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति जो कि खुद से काम नहीं कर सकते हैं। क्षतिग्रस्त रक्त संचरण, जिस पेशेंट के बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन क्षतिग्रस्त हो रखा है, ऐसे पेशेंट में भी जो है प्रेशर सोर होने की संभावना होती है। स्वेलिंग, ऐसे व्यक्ति जिसमें स्वेलिंग हो, तो उसमें भी प्रेशर सोर जल्दी हो जाती है, जल्द होने की संभावना होती है। लास्ट है हमारा कुपोषण के कारण शक्ति में कमी। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, माल न्यूट्रिशन के कारण जो है कमज़ोर व्यक्ति खुद से काम नहीं कर सकते, खुद के बॉडी को इधर से उधर नहीं कर सकते, खुद के बॉडी को हिला नहीं सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है प्रेशर सोर के शिकार होते हैं। आगे हम देखेंगे प्रेशर सोर के लक्षण एवं चिन्ह। प्रेशर सोर के क्या लक्षण हैं एवं चिन्ह। फर्स्ट है हमारा रेडनेस। मैंने बताया था प्रेशर सोर होने से पहले जहाँ पे होता है वहाँ जो है देखेंगे वो पार्ट्स जो है रेडनेस हो जाता है, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। दाव वेदना, टेंडरनेस, दाव वेदना, जहाँ की वहाँ यदि प्रेशर होता है, दाव वेदना। दाव वेदना जो है ये बेड सोर का लक्षण है, चिन्ह है। असुविधा या बेचैनी, बेड सोर के लक्षण होते हैं असुविधा। जिस व्यक्ति में, जो व्यक्ति बीमार हो, यदि उसमें बेड सोर हो रखा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है असुविधा, यदि बॉडी के किसी बैक साइड में हो रखा है, तो वो उस व्यक्ति को जो है सोने में प्रॉब्लम होगा। वो व्यक्ति जो है बैक साइड से सो नहीं पाएगा, प्रोन पोजीशन में वो सो नहीं पाएगा, सुपाइन पोजीशन में वो सो नहीं पाएगा। अगला है हमारा जलन। जहाँ पर जो है प्रेशर सोर होगा वहाँ जलन होगी, वहाँ रेडनेस होगा तो वहाँ जलन होगी, वहाँ टच करने पर जलन होगी। प्रभावित क्षेत्र स्पर्श करने पर ठंडा या संवेदनहीन ज्ञात करना। प्रभावित क्षेत्र, जहाँ भी प्रेशर सोर हो रखा है, आप यदि उसे टच करेंगे तो वहाँ पे जो है वहाँ का लेयर बहुत पतला दिखेगा, वहाँ फील होगा, बहुत पतला लेयर फील होगा, और उसे टच करेंगे तो वहाँ ठंडा फील होगा। संवेदनहीन, वहाँ जो है किसी भी तरह का जो है संवेदना उत्पन्न नहीं होगा। आप यदि वहाँ
वहाँ उसे जो है पता करने के लिए यदि आप वहाँ उंगली डाल रहे हो तो उसे व्यक्ति को पता नहीं चलेगा जिसे प्रेशर सोर हो रखा है। स्थानीय सूजन, सूजन जो प्रेशर सोर जहाँ हो रखा है वहाँ स्वेलिंग होगी, रेडनेस भी होगी। आगे हमारा बैंगनी अथवा चितकबरा स्थान दिखना। पेशेंट का जो वो जगह प्रेशर सोर वाले जगह बैंगनी, ब्लड सर्कुलेशन की कमी होगी तो वहाँ का जो है स्किन का कलर जो है बैंगनी हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। चितकबरा, चितकबरा मोटेल्ड स्थान दिखना। बैंगनी अथवा चितकबरा कलर का हो जाएगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा, वो स्किन के कलर के जैसा नहीं रहेगा। बीच बीच त्वचा का गलना, यदि प्रेशर सोर ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ का जो स्किन जो है गलना शुरू हो जाएगा। तो हमने देखा बेड सोर के लक्षण, रेडनेस, दाव वेदना, असुविधा। प्रेशर सोर वाले व्यक्ति को असुविधा होगी, बेचैनी होगी, वो व्यक्ति जो ठीक तरीके से ना बैठ पाएगा ना व्यक्ति सो पाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को जो है असुविधा होगी, बेचैनी होगी। उसके बाद है जो है जलन, प्रभावित क्षेत्र पर यदि आप टच करेंगे तो वहाँ का लेयर एकदम पतला फील होगा, ठंडा फील होगा। यदि आप उसे वहाँ पर छुएंगे या फिर उसे टच करेंगे तो व्यक्ति को जो है पता नहीं चलेगा। स्थानीय सूजन होगा, स्किन जो है कलरलेस हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, चितकबरा हो जाएगा। और ज़्यादा प्रेशर सोर हो जाए तो जो है स्किन वहाँ का गलना शुरू हो जाएगा, समाप्त होना शुरू हो जाएगा। आगे हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ डेक्यूबिटस अल्सर। तो डेक्यूबिटस अल्सर को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, इससे बचाव कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा पेशेंट के दबाव बिंदुओं पर विरंजन, फफोले एवं लालिमा के लिए प्रतिदिन निरीक्षण करना चाहिए। जो भी पेशेंट है यदि वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो हम जो दबाव बिंदुओं पर जो बॉडी का जो भी पार्ट्स है जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है वहाँ पे जो है हम देखते रहेंगे, उसका जो है कंटिन्यू निरीक्षण करते रहेंगे। वहाँ रेडनेस तो नहीं है, वहाँ कोई फफोला तो नहीं है, ये सब चीज़ जो है कंटिन्यू हम जाँच करते रहेंगे पेशेंट का। कम से कम प्रत्येक 2 घंटे के पश्चात पेशेंट का आसन बदल देना, मतलब कि कम से कम प्रत्येक 2 घंटे में जब पेशेंट का जो पोस्चर बदल देना, पोजीशन बदल देना। यदि पेशेंट सो रहा है, वो खुद से हिल नहीं पा रहा है तो पेशेंट का जो है पोजीशन चेंज कर देना, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे देना, कोई भी पोजीशन प्रदान कर। यदि पेशेंट बैठने में बैठना है उसे तो उस पोजीशन में उसे बैठा देना, यदि पेशेंट को सोना है तो उसे अपोजिट पोजीशन में सुला देना हर एक 2 घंटे के बाद। इससे जो है प्रेशर सोर होने की संभावना कम रहती है या नहीं भी होती है, ये सब केयर देना चाहिए। गद्दे, हवादार गद्दियाँ, अतिरिक्त तकिए और पैर लगाकर स्थानीय और सामान्य प्रेशर कम करना। पेशेंट का जो है गद्दे, हवादार गद्दियाँ, जो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा मोटा है उसे जो है हवादार गद्दियाँ, अतिरिक्त तकिए, बॉडी का जो भी पार्ट्स है ज़्यादा बेड से अटैच रहता है वहाँ पर जो है तकिया लगाकर, पैड लगाकर जो है स्थानीय और सामान्य प्रेशर को कम करना चाहिए ताकि पेशेंट में प्रेशर सोर होने की संभावना कम हो। स्किन की दैनिक सफाई और दबाव क्षेत्रों का उपचार करना चाहिए। स्किन की जो है रोज़ सफाई करनी चाहिए। पेशेंट को ड्राई, जो भी बाथ देने के बाद जो पेशेंट को अच्छे से उसका बॉडी जो है ड्राई करके उसे कपड़े पहनाना चाहिए, नम कपड़े नहीं पहनाना चाहिए, भीगे हुए कपड़े नहीं पहनाना चाहिए। बिस्तर को साफ़ सूखा और सिलवट रहित रखना चाहिए। मैंने बताया था बिस्तर को जो है साफ़ रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए और व्रिंकल फ्री रखना चाहिए। यदि बेड में व्रिंकल हो रखा है तो भी जो है प्रेशर सोर हो सकता है। और बेड को जो है साफ़ और सूखा रखना चाहिए, उसमें नमी नहीं होना चाहिए। बेड पेन सावधानी और तत्परता से रखना और हटाना। बेड पेन को सावधानी से, लापरवाही तरीके से नहीं खींचना चाहिए पेशेंट में, उसे जो है सावधानी और तत्परता से रखना भी चाहिए और हटाना भी चाहिए। पेशेंट के साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इससे जो है पेशेंट के बॉडी में फ्रिक्शन हो सकता है, घर्षण हो सकता है। पेशेंट को धीरे से हिलाना और डुलाना चाहिए। पेशेंट को ज़बरदस्ती हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, उसे धीरे धीरे हिलाना डुलाना चाहिए। पट्टियों का सतत निरीक्षण करना। पट्टियों का, यदि पेशेंट में कोई बैंडेज लगा हुआ हो तो उसे जो है सतत निरीक्षण करना चाहिए, मतलब चेंज भी करना चाहिए और उसका जो है केयर करना चाहिए। आगे हमारा पेशेंट को चलने फिरने एवं व्यायाम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो पेशेंट चलने लायक हो वो यदि वो चल सकता है तो उसे चलने फिरने के लिए कहना चाहिए और एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमेशा बेड पर नहीं पड़े रहना चाहिए। स्किन की लालिमा या रंग फीकी पड़ने एवं फटने की तुरंत सूचना देना चाहिए। यदि पेशेंट का जो है
स्किन का कलर फीका पड़ रहा है या स्किन फट रहा है तो उसे जो है डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ये सब था हमारा प्रिवेंशन ऑफ डेक्यूबिटस अल्सर। बेड सोर का हम बचाव किस तरह से करेंगे, तो ये सब नियम जो है लागू करना चाहिए। इससे जो है पेशेंट में डेक्यूबिटस अल्सर कम होने की संभावना होती है। आगे हमारा ट्रीटमेंट ऑफ डेक्यूबिटस अल्सर। डेक्यूबिटस अल्सर का हम ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। शय्यावरण हो जाने की स्थिति में असिस्टेंट द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। यदि पेशेंट को शय्यावरण हो रखा है, प्रेशर सोर हो रखा है, तो उस स्थिति में जो है असिस्टेंट द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। शय्यावरण के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर चिकित्सक को तुरंत सूचित करना चाहिए। शय्यावरण के यदि पेशेंट में लक्षण दिख रहा है, उसमें यदि सिम्टम्स दिख रहा है तो तुरंत जो है डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। यदि संभव हो तो पेशेंट के तकियों का सहारा देकर उसकी स्थिति परिवर्तित कर शय्यावरण पर दबाव हटाना चाहिए। यदि संभव हो तो यदि पेशेंट को अभी बेड सोर नहीं हो रखा है, होने वाला भी थोड़ा बहुत है, तो पेशेंट को जो है तकिया का सहारा देकर, जिस बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है उस पर जो है तकिया का सहारा देकर उसकी स्थिति को परिवर्तित करना चाहिए। शय्यावरण से बचाने का जो है उपाय करना चाहिए। तकिया का सहारा देकर जो है उसके प्रेशर को कम करना चाहिए। वर्ण क्षेत्र को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक तरीकों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उस क्षेत्र को, वर्ण क्षेत्र को जो है, प्रेशर सोर वाले क्षेत्र को जो है इन्फेक्शन से बचाने के लिए, यदि बेड सोर हो जाए किसी पेशेंट में तो उसे इन्फेक्शन से बचाना ज़रूरी होता है, वरना जो पेशेंट के लिए काफ़ी घातक हो सकती है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक तरीकों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, उसका केयर देना चाहिए एंटीसेप्टिक का। वर्ण क्षेत्र की सफाई है तो स्वच्छता कारक पदार्थ नॉर्मल सेलाइन का उपयोग किया जाता है। जहाँ भी प्रेशर सोर हो रखा है वहाँ जो है स्वच्छ करने के लिए, उस जगह को, उस पार्ट को साफ रखने के लिए नॉर्मल सेलाइन का उपयोग किया जाता है उसे धोने के लिए। जब तक हम वाउंड को धोएंगे नहीं तब तक जो है उस पर हम कोई भी दवाई यूज नहीं कर सकते, कोई भी ऑइंटमेंट नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए जो है उस जगह को साफ करने के लिए नॉर्मल सेलाइन का उपयोग किया जाता है। नॉर्मल सेलाइन से धोकर जो है पेशेंट को किसी भी तरह का मेडिसिन उपलब्ध करवाया जाता है, ऑइंटमेंट उपलब्ध करवाया जाता है। ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ डेक्यूबिटस अल्सर। तो आज का क्लास यहाँ तक, आगे का हम लोग कल देखेंगे।